हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो फाइनली जो है वो हम क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 को जो है वो आज शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है जीवों में श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम ये जानेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो किस चीज के थ्रू होता है, कैसे होता है, उसे जो है वो हम इसमें डिटेल इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। हमारे लिए श्वसन देखिए जरूरी क्यों है, ठीक है। तो श्वसन जरूरी है जीवित रहने के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ते हैं वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को ही जो है वो हम ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम आगे की तरफ समझेंगे कि एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है यानी कि कोशिकीय लेवल पे होता है, और एक नॉर्मल ब्रीदिंग होता है कि उसमें हम डिफरेंसेस समझेंगे। तो आइए अब आगे की तरफ बात करते हैं कि सभी जीव सूक्ष्म इकाई से बने होते हैं यानी कि माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं। जितने भी हम भी जो मनुष्य हैं, हमारा भी जो फॉर्मेशन हुआ है तो हम भी जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सभी सूक्ष्म इकाई से बने हुए होते हैं जिसे हम कोशिका कहते हैं, ठीक है। और कोशिका क्या है, ये सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। ये आप समझ गए कि कोशिका क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। और इसका कार्य क्या होता है, यानी कि ये कोशिका का कार्य क्या होता है कि इसी से ही जो है वो हमें पोषण मिलता है, क्योंकि ये जब फंक्शन करेगा तो उससे जो हमारे जो डाइजेशन वगैरह होता है तो उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है तो वो कोशिका के थ्रू ही मिलता है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, एक जगह से बॉडी के एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक लेके जाने के दरमियान को जो है वो हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे पास कौन करता है, तो वो कोशिका करता है, ठीक है। और उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो जो भी हम फूड खाते हैं उसके बाद उसका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है, जब उसका पाचन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है उस जो वेस्ट जो बन जाता है उसे जो है वो बॉडी के बाहर जो है वो निकालने की प्रक्रिया को जो है वो हम एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन कहते हैं। तो उसमें भी कोशिका का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, और जनन में भी जो है वो कोशिका ही पार्टिसिपेट करता है। सिंगल सेल्ड मेल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और फीमेल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जब फ्यूज करते हैं तो उसके बाद ही जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, ठीक है। और ये इसका जो कार्य क्या है, इसमें क्या है, ये जितने भी कार्य हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन हो, या जनन या फिर रिप्रोडक्शन हो, ये सब प्रोसेस में जो है वो ऊर्जा इस्तेमाल होता है। क्या होता है, एनर्जी यूज होता है। और एनर्जी हम खाते हैं तो भी एनर्जी, क्योंकि विदाउट एनर्जी जो है वो हम किस तरीके से खाएंगे। अगर हमारी मांसपेशियों में अगर ऊर्जा नहीं होगा तो फिर किस तरीके से खाएंगे। वैसे ही सोने में भी जो है वो एनर्जी का यूज होता है। क्यों, क्योंकि जब हम सोते हैं तभी भी हम श्वसन करते रहते हैं, तो वो श्वसन करने में ही जो है वो हमारा ऊर्जा भी जो है वो यूज होता है। उसी के साथ जब हम बुक को पढ़ते हैं, चलते हैं, तो ये सब चीज में जो है वो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि विदाउट ऊर्जा जो है वो हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ये स्टोर रहता है। क्या रहता है, ये जो हम जो फूड जो खाते हैं वो एनर्जी जो है वो स्टोर कर लेता है। और ये वाला एनर्जी मुक्त कब होता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो उस समय जो है वो ये एनर्जी मुक्त होता है और फिर वो एनर्जी हमें जो है वो मिलता है। फिर उस हिसाब से बॉडी जो है वो प्रोसेस करता है। तो देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्टोर्ड फूड। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं। तो श्वसन क्यों करते हैं, एक तो जीवित रहने के लिए करते हैं, दूसरा जो है वो भोजन से जो है वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। हम बात कर रहे हैं ना सेलुलर रेस्पिरेशन की, ठीक है, यानी कि कोशिकीय श्वसन। हम लोग ने अभी हम श्वसन के बारे में देखेंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखिए हम जब इनहेल करते हैं यानी कि एयर को जब अंदर की तरफ लेते हैं तो उसके साथ हमारे बॉडी में क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। और इस ऑक्सीजन की मदद से जो है हमारे भोजन जो है वो विखंडन होता है। विखंडन यानी कि ब्रेकडाउन होता है। With the help of oxygen,
फूड गेट कन्वर्ट, फूड जो है वो छोटे छोटे चीजों में जो है बढ़ जाता है, ब्रेक डाउन होता है, और जब फूड यानी कि हमारा भोजन का विखंडन होता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होता है? उससे ऊर्जा मुक्त होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज होता है, और वो जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज होता है ये कोशिकीय लेवल पर होता है, इसीलिए जो है वो हम इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला पोर्शन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसमें क्या देखा कि हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, तो हम जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं, जो कि उसकी माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है, और सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। और उसके बाद हम लोग ने देखा कि पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जलन करने में जो है ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान होता है, और वो ऊर्जा जो है वो हम खाते हैं तो वहां पर जो है वो स्टोर हो जाता है, और फिर उस ऊर्जा को यूज करने के लिए जब हम श्वसन करते हैं तो उसी को जो हम रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कहते हैं। और ऑक्सीजन के हेल्प से जब किसी भी भोजन का विखंडन होता है और उससे जो एनर्जी जो मुक्त होता है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे की तरफ मूव करते हैं, तो देखिए इसमें जो है श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनारोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो सिंपल एक याद रख लेंगे कि ग्लूकोज का विखंडन यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाए तो वैसी चीज को जो है वो हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि ग्लूकोज जो है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्रेकडाउन होगा तो उसे हम कहेंगे कि भाई ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। एंड उसी के तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर भोजन का विखंडन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसका एक रिएक्शन दिया हुआ है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या बनता है? CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। और मेन मुद्दा यहाँ पर रेस्पिरेशन का यही है कि भाई हमें कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए, तो हम रेस्पिरेशन के थ्रू जो है उस एनर्जी को रिलीज करवा लेते हैं। उसके बाद हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं यानी कि अवायवीय श्वसन की। तो ग्लूकोज का विखंडन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये याद रख लेंगे कि जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो अल्कोहल बनेगा, CO2 बनेगा और एनर्जी बनेगा। तो ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्लूकोज का विखंडन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो क्या बनता है? तो अल्कोहल बनता है। ठीक है, अच्छा अवायवीय जीव की अगर बात करते हैं तो अवायवीय श्वसन जो है वो अवायवीय जीव करेगा यानी कि एनारोब्स करेंगे। और एनारोब्स अवायवीय जीव क्या होते हैं? जो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, जो जहां पर अगर एयर भी नहीं होगा फिर भी जो है वो सरवाइव कर लेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यीस्ट, यानी कि ये यीस्ट है जो कि एक कोशिकीय जीव है यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और ये यीस्ट जो है वो अवायवीय रूप से जो है वो श्वसन करता है, यानी कि ये रेस्पायर क्या करता है? एनारोबिकली करता है। अगर इसे ऑक्सीजन नहीं, इसमें एक चीज और है कि ग्लूकोज जो हमारे मसल्स यानी कि जो हमारी पेशियां होती है उसमें अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ग्लूकोज का अगर विखंडन होता है हमारी मांसपेशियां में तो वहां से क्या फॉर्मेशन होता है? वहां से लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अच्छा अब ये पूछेंगे कि ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन क्यों होता है? तो देखिए ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या साइकिलिंग कर लेते हैं या वैसा कोई बहुत ओवरलोडेड वर्क जब कर लेते हैं तो वैसे समय में क्या होता है कि हमारी मांसपेशियां को जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। जैसे कि अगर 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए तो वहां पर जो है वो 25 या 85 मिलते हैं, यानी कि लिमिटेड सप्लाई हो जाता है। तो वैसे ही रूप में जो है वो हमारी पेशियां क्या करता है? वो जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है वो ग्लूकोज का विखंडन कर देता है, उससे लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इससे पूरे करने के लिए जो है वो पेशिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे भी डिस्कस करके जो है वो इस चैप्टर को जो है वो समाप्त करते हैं।
इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में जब हम मूव करते हैं तो हमें जो है वो ब्रीदिंग के बारे में देखने के लिए मिलता है, यानी कि श्वसन के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए श्वसन क्या होता है, टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन, यानी कि अब देखिए श्वसन क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा हो वो वाला एयर जब हम इनटेक करते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, जब एयर रिच इन ऑक्सीजन जब हम इनटेक करेंगे तो उसे हम इनहेलेशन यानी कि अतः श्वसन कहेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से गिविंग एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि देखिए हमने श्वसन किया तो यानी कि हमने सांस को अंदर लिया तो उसके साथ जो है वो हमारे साथ क्या गया, ऑक्सीजन गया, जिसमें अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गया। एंड उसके बाद फिर जब लंग्स में सारा प्रोसेस होने के बाद जब उस एयर को जब हम बाहर एक्सपेल्ड आउट करते हैं तो उसे हम एक्सेलेशन कहते हैं। तो अब ब्रीदिंग यानी कि श्वसन किसे कहेंगे, इनहेलेशन यानी कि सांस को अंदर लेना और एक्सेलेशन यानी कि सांस को बाहर छोड़ना, ये प्रक्रिया को ही जो है वो हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग यानी कि श्वसन कहते हैं। और ये जो श्वसन का प्रोसेस है ये किसके थ्रू होता है, तो हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि रेस्पिरेटरी अंग होता है, जैसे कि जिसमें फेफड़ा आ जाता है, तो उसके द्वारा जो है वो ये ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है, यानी कि देखिए 1 मिनट में हम जितनी बार सांस को लेते हैं उसे जो है वो हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं, यानी कि श्वसन दर कहते हैं। और 1 मिनट में जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन का जो है वो ब्रीदिंग रेट कितना होता है, तो वो होता है 15 से लेकर 18 टाइम पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 15 से लेकर 18 तक के साइकिल यानी कि इनहेल एक्सेल ये वाला प्रोसेस जो है वो चलते रहता है, ठीक है। तो हमने वही देखा था, ब्रीद क्या है, एक इनहेलेशन प्लस एक एक्सेलेशन को है वो ब्रीदिंग कहते हैं। अच्छा, और ये 15 और 18 टाइम पर मिनट जो हम नॉर्मली 1 मिनट में करते हैं, इसे जो है वो 25 टाइम पर मिनट यानी कि उस सांस को अंदर बाहर लेने का जो प्रोसेस होता है उसे जो है वो हम 25 टाइम पर मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। और ये कब बढ़ता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने बॉडी के ऊपर जब हैवी प्रेशर डालते हैं तब जो है वो ये जो ब्रीदिंग रेट यानी कि श्वसन दर जो है वो 25 टाइम पर मिनट हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हाउ डू वी ब्रीथ, यानी कि अब हम बात करते हैं कि हम ब्रीथ यानी कि श्वसन कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके ही द्वारा जो है वो हम श्वसन करते हैं। तो देखिए उसमें अलग अलग क्या टाइप है। देखिए सबसे पहली बात तो है कि जो वायु जो है, जो हम एयर जो इनहेल करेंगे वो सबसे पहला नॉस्ट्रिल में जाता है यानी कि नासा द्वार में जाता है, ये हमारा नासा द्वार है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे नेजल कैविटी यानी कि नासा गुहा से होते हुए हमारे फेफड़े तक जाता है, विंड पाइप होता है उसके थ्रू जो है वो हमारे फेफड़े तक जाता है। अच्छा, ये जो हमारा जो फेफड़ा है वो कहां पर है, तो ये वक्ष गुहा यानी कि चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। ये इस तरीके का जो है वो एक इस तरीके का कैविटी है और इसमें जो है वो हमारा लंग्स जो है वो होता है। और ये जो लंग्स यानी कि हमारा जो लंग्स यानी कि फेफड़ा है ये किस चीज से सराउंडेड है, तो पसलियों से घिरा हुआ होता है। इसके ऊपर जो है वो पसली होता है जो उसको प्रोटेक्ट करवाने का काम करता है। और पसली के नीचे यानी कि ये जो हमारा लंग्स हो गया, लंग्स के नीचे एक लार्ज मस्कुलर शीट होता है, ये लार्ज मस्कुलर शीट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मध्यपट यानी कि इसको डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। तो हम लोग ने समझ लिया कि जब हम इनटेक करेंगे तो उसका जो रूट होगा वो किस तरीके से होगा, तो भाई पहले वो नॉस्ट्रिल में एंटर करेगा यानी कि हमारे नासा द्वार में, और फिर नासा द्वार से होते हुए जो है वो नासा गुहा यानी कि नेसल कैविटी में जाएगा, और नेजल कैविटी से जो हमारे विंड पाइप है उससे होते हुए वो लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स के बारे में हम लोग ने क्या देखा, फेफड़ा जो है वो कहां होता है, चेस्ट की कैविटी में होता है, बना हुआ होता है, वहां पर होता है जो कि पसलियों से घिरा हुआ होता है। और उसके नीचे जो है वो एक लार्ज मस्कुलर शीट होता है जो पेशी का होता है, उसे जो है वो हम डायफ्राम कहते हैं। और डायफ्राम का काम क्या है, डायफ्राम का काम क्या है कि वक्ष गुहा यानी कि चेस्ट कैविटी को जो है वो आधार प्रदान करता है। यानी कि देखिए फॉर एग्जांपल जो है वो डायफ्राम ये है, उसके ऊपर जो है वो हमारा जो चेस्ट का पूरा कैविटी है वो इसके ऊपर ऐसे रहता है, तो ये डायफ्राम जो है वो उसको जो है वो आधार प्रदान कराता है, उसको जो एक सपोर्ट देता है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो पोर्शन समझ में आ गया होगा। और एक डायग्राम जो है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा जहां पर आप देख लेंगे कि नॉस्ट्रिल से किस तरीके से जो है वो नेजल कैविटी के थ्रू, और फिर नेजल कैविटी से लंग्स, और फिर लंग्स से जो है लार्ज मस्कुलर शीट का जो ऊपर नीचे होता है वो आप समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने ब्रीदिंग में देखा कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में हम लोग ने देखा, तो आइए आप समझते हैं कि जब हम एयर को इनटेक करते हैं यानी कि वायु को जब हम अपने बॉडी के अंदर जब लेते हैं तो उस टाइम जो है वो हमारे जो वक्ष गुहा यानी कि चेस्ट कैविटी में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलता है, आइए उसे हम समझते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जब हम सांस को जब अंदर लेंगे यानी कि जब हम इनहेलेशन का प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, उस टाइम पसली जो है वो ऊपर और बाहर की ओर गति करता है।
अब एग्जाम्पल अभी एक क्या बोलते हैं उसको, एक एक्सपेरिमेंट कर लें। हम सांस को जब अंदर की तरफ लेंगे तो हमारी जो दोनों पसलियां हैं ये जो है वो ऊपर की तरफ, पसली जो है वो ऊपर और बाहर की तरफ जो है वो गति करना शुरू कर देता है। अच्छा, और जब ये पसली जो है वो ऊपर और बाहर की तरफ जब गति कर देगा तो होगा क्या कि हमारी चेस्ट कैविटी यानी कि वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही आयतन बढ़ेगा तो वायु जो है वो फेफड़े में आ जाता है, यानी कि वही वायु जो नॉस्ट्रिल यानी नासाद्वार नेसल कैविटी से होते हुए जो फेफड़े में आता है, तो उससे क्या होता है कि पसली जो है वो ऊपर की ओर होता है और बाहर की तरफ फैल जाता है, और उससे क्या होगा हमारी चेस्ट कैविटी का आयतन यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जैसे ही हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, एयर जो है वो रश करेगा जो है वो हमारे लंग्स में, यानी कि एयर जो है वो फेफड़े में जो है वो वायु जो है वो फेफड़े में आ जाएगा, और उसके बाद डायफ्राम मूव डाउन, और ये जो डायफ्राम यानी कि मध्यपट जो होता है वो नीचे की तरफ, ये क्या होता है, ये नीचे की तरफ खसक जाता है और ये जो है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा जो वक्ष गुहा है ये बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया इनहेलेशन का प्रोसेस, और उसके बाद जो है वो फिर गैसेस का एक्सचेंज होता है, और उसके बाद जो है वो फिर हम एक्सहेलेशन के प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो आइए एक्सहेलेशन समझते हैं। यहां पर क्या होगा कि पसली जो है वो नीचे और अंदर की ओर, अब जब हम एयर को अंदर एयर ले लिया, उसके बाद जब एयर को जब हम बाहर की तरफ जब एक्सपेल्ड आउट करेंगे तो हमारी पसली जो है वो वापस से उसके नॉर्मल पोजीशन पे चला आएगा। और जैसे कि जब हम इनहेलेशन कर रहे थे तो पसली जो है वो बाहर की तरफ गति कर रहा था, तो इस समय क्या होगा कि पसली जो है वो अंदर की तरफ गति करेगा, और उससे होगा क्या कि वक्ष गुहा का आयतन यानी कि हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, और वायु फेफड़े से बाहर आ जाएगी, यानी कि वायु जो है वो फेफड़े से जो है वो बाहर आ जाएगा। तो यही है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस। और उसमें जो डायफ्राम जो है, और ये डायफ्राम जो नीचे की तरफ गया था ये वापस अपने नॉर्मल पोजीशन यानी कि ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाला प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया कि ह्यूमन में जो है वो किस तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो काम करता है, किस तरीके से हम श्वसन करते हैं। अब हम बात करते हैं जो अन्य जीव है उसमें जो है वो श्वसन जो है उसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉकरोच के बारे में। तो देखिए कॉकरोच के पास क्या होता है, उसके बॉडी में जो है वो स्मॉल ओपनिंग होता है, जिसे मतलब जैसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम स्पाइरेकल्स कहते हैं, यानी कि श्वसन रंध्र। तो इसमें क्या होता है, जितने भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं कीट में गैस का विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए वायु नलियां यानी कि एयर ट्यूब्स होता है, एयर ट्यूब का एक पूरा नेटवर्क यानी कि जाल पूरा बिछा हुआ रहता है, और उनके जो स्पाइरेकल्स यानी कि जो श्वसन रंध्र होता है उसी से जो है वो ऑक्सीजन उनके बॉडी में जाता है, एंड फिर उसका जो एक्सचेंज होता है, और उसी स्पाइरेकल्स यानी कि श्वसन रंध्र से जो है वो बाहर की तरफ जो है वो वायु आ जाता है। तो इसको समझते हैं। देखिए ऑक्सीजन है उनका स्पाइरेकल्स यानी कि श्वसन रंध्र से जो है वो अंदर जाएगा, एंड फिर वहां से ट्रैकियल ट्यूब्स, और ट्रैकियल ट्यूब से बॉडी टिश्यू में जाएगा, और बॉडी टिश्यू में जो है वो हमारा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, और उसके बाद CO2 जो है वो ट्रैकियल ट्यूब से होते हुए स्पाइरेकल्स के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। उसके तरफ दूसरे एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इसमें है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होता है कि गैस का एक्सचेंज जो है उनके त्वचा द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है, एकदम नॉर्मल है, स्किन से जो है वो गैस का जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। और थर्ड बात करते हैं फ्रॉग की। तो देखिए मेंढक के पास क्या होता है कि पेयर्स ऑफ लंग्स यानी कि फेफड़े का एक जोड़ा होता है, जैसे कि मनुष्य में होता है, और ये इसी के थ्रू जो है वो श्वसन करता है, लेकिन ये अपने त्वचा से भी जो है वो श्वसन करता है, और इसका त्वचा जो इसका जो स्किन होता है वो हल्का स्लिपरी टाइप, फिसलन टाइप का होता है, ये आप याद रख लेंगे। एंड उसके बाद लास्ट अगर हम 4 की बात करते हैं तो इसमें फिश यानी कि मछली होते हैं, और मछली जो है वो क्लोम यानी कि गिल्स के द्वारा जो है श्वसन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, जिसमें हमने ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात किया, और फिर कुछ और ऐसे अन्य जीव जंतु जैसे कि कॉकरोच हो गया, अर्थवॉर्म, फ्रॉग और फिश वगैरह हो गया, इसके बारे में बात किया। तो मिलता हूं मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।